हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो आइए, आज का जो हमारा एजेंडा है वो आप देख ही रहे हैं सामने, है ना? यूनियन बजट। देखिए, इंटरिम बजट बहुत दिनों तक आप लोगों ने पढ़ा और मैंने कहा भी था अपने लास्ट लेक्चर में कि इंटरिम बजट भी इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? देखिए, सरकार तो वही रह गई, है ना? नई सरकार बनते बनते रह गई या नई सरकार नहीं बनी, ये आपका एजेंडा नहीं है सर। आपका एजेंडा है कि जो सरकार बनी है उसने और क्या क्या नए प्रावधानों को जोड़ा है। तो कुछ इंटरिम बजट की भी चीजों को आपको देखना होगा। ठीक है, तो आप मेरे पुराने वाले जो वीडियो हैं बजट के, उस पर जाइए, उसको एक बार आंकलन कीजिए, देखिए। और ये है आपके सामने फुल बजट। मैंने बताया भी था इंटरिम बजट क्या होता है। सरकार जो है वो बदलने वाली, अगर मान लीजिए सिचुएशन ऐसा होता है कि शायद सरकार बदल जाए, तो भाई नई वाली सरकार आखिर फुल बजट को क्यों माने पुरानी वाली सरकार के? तो इसलिए अब आपके सामने मैं पूरे अच्छे तरीके से की फीचर्स को डिस्कस करने वाला हूं। और इस बार का जो बजट है वो बहुत ही शानदार ढंग से दिखाया गया है। इन्फोग्राफिक्स आप समझते ही होंगे। देखिए, मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक अच्छा इनोवेशन है जो सरकार ने दिखाया है। अगर किसी को बहुत ज्यादा पढ़ने की है ना, बहुत लोग दूर भागते हैं कि सर इतने सारे कीवर्ड्स कहाँ से देखे। बड़ा ही इंटरैक्टिव तरीके से रेड ब्लू ग्रीन करके, है ना, इन्फोग्राफिक्स के तौर पे सरकार ने अपने पूरे एक साल के एजेंडे को सामने रखा है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से सरकार ने बहुत ही ल्यूक्रेटिव तरीके से, भाई देखिए सरकार ने जब इतना मेहनत किया है तो आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए। तो आइए देखते हैं। जैसे पता होगा आपको कि जुलाई के महीने में ये आपका फुल बजट आया। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देखिए पहला तो आपका एमसीक्यू यही से बन जाता है सर, कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो निकालती है, ठीक है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में कौन सा वो डिवीजन है जो कि बजट को तैयार करती है? तो तैयार करने वाली जो डिवीजन है वो है बजट डिवीजन। बजट डिवीजन तैयार करती है, वो सेंड करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, और फाइनेंस मिनिस्टर इसको पेश करते हैं कहां पे? लोकसभा में। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 के अंतर्गत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में। देखिए, मैं बता दूं, बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड बजट इन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 112 में आपको बस लिखा मिलता है वित्तीय वर्ष का आपका क्या ढांचा होने वाला है, खर्च क्या करने वाली है सरकार, है ना? इस तरह तरह की बातें होती हैं यहाँ पे। तो आइए जरा अंदर गोते मारते हैं। देखिए, वैसे तो देखिए बहुत कुछ पढ़ने के लिए होता है, बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सारी चीजों को उतनी ही गहराई से नहीं पढ़ना होता है। आपको देखना होता है कि एग्जाम के हिसाब से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, है ना सर? तो देखिए, सबसे पहला तो आप लोगों के लिए ये है कि इस बार सरकार ने कहा है विकसित भारत का, उसने एक थीमेटिक व्यू पकड़ करके और बहुत सारी चीजों को सरकार ने एक्सप्लेन किया है। सरकार के हिसाब से देखिए, मैंने बताया भी था अपने पुराने वाले लेक्चर्स में, बट मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 4 मेजर कास्ट सिस्टम की बातें कर रहा है सरकार, आपसे कर रहे हैं। 4 मेजर कास्ट की बातें वो कर रहे हैं। पहला है फार्मर्स, और इनको कहा गया है अन्नदाता, है ना, अन्न के दाता हैं ये। दूसरा है पुअर, यानी गरीब, ये दूसरे कास्ट हैं इनके हिसाब से। तीसरे पे आइए, क्या है? महिलाएं, विमेन। और चौथा क्या है सर? युवा, यानी यूथ। सरकार के हिसाब से यदि ये 4 कास्ट पे काम किया जाए तो हमारा भारत विकसित भारत बन सकता है। और ये मोदी जी ने लास्ट ईयर, है ना, 4 कास्ट की बातें की। तो अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया पुरुष सुक्त हाइम। पुरुष सुक्त हाइम, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया। आप जाइए और एनसीईआरटी खोलिए, ओल्ड एनसीईआरटी, राम शरण शर्मा, आर्य शर्मा, और वहां पे आपको दिखेगा पुरुष सुक्ता हाइम नाम का चीज, जो कि कास्ट सिस्टम के बारे में डील करता है ना? आप वैदिक कल्चर में पढ़ेंगे, और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 तरह के कास्ट होते थे सर। और इन चारों कास्ट को यहाँ पे डिस्कस किया गया है या डील किया गया है कि भैया कौन किस में क्या आएगा, राइट? तो इसी तरह से आपको सवाल को भी निकालते चलना है, राइट? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। थीम, ये पूछा जाएगा आपसे, और ये नहीं पूछा जाएगा कि थीम बताओ, नहीं। इनमें से बजट 2024-25 का कौन सा थीम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थीम ऑफ 2024-25 बजट? तो इसमें देखिए क्या क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहला जो थीम में आ रहा है वो आ रहा है एम्प्लॉयमेंट, और मैं बहुत खुश हूं कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की जा रही है भाई। बात देखिए एम्प्लॉयमेंट का किया जाना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब
एम्प्लॉयमेंट की अगर बात नहीं करते हैं तो बाकी सारी बातों को करके बहुत ज्यादा फायदा नहीं, बिकॉज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, करना ही पड़ेगा आपको, देयर इज नो अदर ऑप्शन। दूसरा देखिए क्या है, स्किलिंग। आप अगर स्किल करते हैं लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा। जब एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो भारत का क्या बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सर प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन वो आपका बढ़ता हुआ दिखेगा। सिंपल सी बात है, इसको ज्यादा सोचना था नहीं। एमएसएमई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, मैं लाऊंगा। आज देखिए ये सेशन चल रहा है, अब बजट पे बेस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस का एक सीरीज मैं कल या परसों ही आप लोगों के लिए लाऊंगा, जिससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस ना मात्र के होंगे, उतने में से ही आपके क्वेश्चंस निपट जाएंगे। ठीक है, अगला क्या है, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास पे भी देखिए फोकस किया जाना चाहिए, ऐसा माना जाता है हमारे यूनियन गवर्नमेंट का। और क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है अपने थीम, अपने बजट के थीम में। तो क्या क्या हो गए, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास। अब आपको पूछ दिया जाएगा इनमें से कौन नहीं है, इनमें से किसी एक ऑप्शन को ड्रॉप करके चौथा कोई और ऑप्शन दिया जाएगा और आपसे गलतियां करवाई जाएंगी। मत कीजिए, क्योंकि आप डीआईए के स्टूडेंट्स हैं, आपको गलती करना नहीं चाहिए, राइट। चलिए अब देखिए, यहाँ पे देखिए, अब हम लोग आते हैं, एंटर करते हैं बजट के हिसाब से क्या कहा गया है कि भाई क्या क्या प्रायोरिटीज होना चाहिए विकसित भारत के लिए। भारत को विकसित बनाने के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सरकार के हिसाब से एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि देखिए आपको पता ही है, भारत में फूड सिक्योरिटी का एक बहुत ही बड़ा इशू है। फूड सिक्योरिटी का एक बहुत ही बड़ा इशू है, और फूड सिक्योरिटी के लिए आपको एग्रीकल्चर यानी कृषि के प्रोडक्टिविटी, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में क्या फर्क है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। दोनों के बारे में आप मुझे डिफरेंस बताइए। कह रहा है ये बजट कि भाई कृषि के क्षेत्र में हमें उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए, और रेजिलियंट भी बनाना है। रेजिलियंट मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, मतलब जिन चीजों से आप चाहते हैं कि उसे प्रभाव ना पड़े, उसे आप कहते हैं रेजिलियंस। यानी इसे कुछ चीजों से रेजिलियंट बनाना है। कैसे बनाएंगे भैया, एग्रीकल्चरल रिसर्च कर लो, है ना। आप फोकस कीजिए कि कैसे जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े, और साथ में क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटीज, यानी कि कुछ ऐसे वेराइटीज को भी बनाइए जो कि क्लाइमेट से ज्यादा प्रभावित ना हो। बहुत ज्यादा अगर क्लाइमेट अगर खराब हो जाए, आप देख रहे हैं क्लाइमेट कितना खराब हो रहा है अभी, तो उससे सहन शक्ति बढ़ जाए इन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की, उस पर रिसर्च होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, देखिए कोऑपरेटिव सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। तीसरा है कि सप्लाई चेन। देखिए भारत में एक प्रॉब्लम है, सप्लाई चेन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। देयर इज नो इफेक्टिविटी इन द सप्लाई चेन, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू मेक इट लाइक फुल प्रूफ बनाना चाह रही है। तो वो कहती है भाई कि सप्लाई चेन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज सप्लाई चेन यदि अच्छा होता है तो कोई भी सामान आपके वेस्ट नहीं होंगे, है ना। वेस्टेज से आप बचा सकते हैं, डैमेज भी नहीं होगा। मतलब चीजों को आपको इस तरह से देख करके चलना है। और ये देखिए, ये आपसे सवाल शायद पीटी में डाला जाए, है ना। 109 कुछ कुछ डेटा है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज, नए नए वेराइटीज के हाई यील्डिंग क्रॉप्स पे ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, 109 न्यू हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज ऑफ 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विल रिलीज्ड फॉर कल्टीवेशन बाय फार्मर्स। मतलब 109 तरह के नए हाई यील्डिंग वैरायटी आपको क्रॉप्स पे ध्यान देना है, और वो क्लाइमेटिक रेजिलियंस भी उनमें होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है। आपका बजट जो है वो आपसे बात कर रहा है कि भाई हमें आत्मनिर्भर बन जाना है। हाँ, किस चीज में? ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में आपको आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहा है कौन सर? बजट कर रहा है ना, ध्यान रखिए इस बात को। बाकी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑयल सीड्स जैसे क्या हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ससमम हो गया, सोयाबीन हो गया और सनफ्लावर, इन सब में आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहा है बजट। तो पूछा जाएगा आपसे किन में किया जा रहा है? ऑयल सीड्स में, राइट सर, गुड सर। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। आगे देखिए नेचुरल फार्मिंग पे ध्यान दिया जा रहा है ना। 1 करोड़ फार्मर्स को भाई ये कहा जाएगा कि आप अगले 2 साल में नेचुरल फार्मिंग की तरफ उतरिए। और ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे शब्द सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग, सर्टिफाई किया जाएगा। अगर आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो सर्टिफिकेशन की भी यहाँ पे बातें की जा रही है, जो कि काफी अच्छी बात है, होनी भी चाहिए।
और यहाँ पे तो क्या चलिए, ये तो फॉर्डर पॉइंट्स है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेशन वाला पॉइंट कि भैया नेचुरल फार्मिंग। अब ये आपके लिए, आप पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना, विदाउट डैमेजिंग, है ना, आपको ऐसे करना है कि नेचर को आप डैमेज ना करें, तो उस तरह से आप बोलते हैं कि नेचुरल फार्मिंग किया जाना चाहिए। ठीक है। श्रिम्प, श्रिम्प क्या होता है, देखिए ना, खाने वाले पदार्थ, फिशरीज। तो श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, यहां आपसे देखिए क्या सवाल पूछा जाएगा, भैया श्रिम्प प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए उसको फाइनेंस कौन सी इंस्टीट्यूट करने वाली, या कौन सी इंस्टीट्यूशन से उसको फाइनेंस दिया जाने वाला है? आंसर विल बी नबार्ड। नबार्ड एक रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, जो कि RIDF इसके अकाउंट का नाम होता है, राइट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इस फंड से पैसे लेकर के नबार्ड और पैसों को लॉन्ग टर्म में लगाती है, लोन देती है। तो यहां लिखा हुआ है श्रिम्प प्रोडक्शन विल बी गेटिंग द फाइनेंस फ्रॉम। ठीक है, चलिए आगे देखिए, डिजिटल पब्लिक, वेरी इंपॉर्टेंट, DPI पूछा जाएगा। DPI रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, ऐसी सवाल बनाए जाते हैं ना आपसे। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्या है, देखिए, कवरेज ऑफ फार्मर्स एंड देयर लैंड्स इन 3 years, यानी कि एक सर्वे कराया जाएगा, है ना, और वो डिजिटल ऑब्वियसली सर्वे होगा, क्रॉप का सर्वे किया जाएगा, 400 डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाएगा। और क्या है इसमें, आपको देखिए क्या इशू किया जाएगा, बस आप यहां देखिए, जन समर्थ किसान क्रेडिट कार्ड। मैंने बहुत डिटेल में एक लेक्चर में मैंने बता रखा है, लास्ट लेक्चर में जो मेरा बजट का, उसमें मैंने बता रखा है कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, और मैंने कहा भी था कि इस पर शायद अगला इनिशिएटिव लिया भी जाए, देखिए आ ही गया। तो DPI बस आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको दिमाग, हाँ ये देखिए, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट स्लाइड, पूरे पूरे लेक्चर में ये मेरा सबसे फेवरेट स्लाइड है। एम्प्लॉयमेंट के लिए 3 स्कीम्स लाए गए हैं, PM's पैकेज, है ना, 3 स्कीम्स, और क्या है ये, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, वैसा इंसेंटिव जिसको लिंक किया गया है एम्प्लॉयमेंट से, इंसेंटिव दिया जाएगा, एंड दैट इज लिंक्ड टू एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, तो देखिए क्या है, यहाँ पे सरकार कह रही है कि 1 month वेज दिया जाएगा, 1 महीने का वेज दिया जाएगा न्यू एंट्रेंट्स को, सारे फॉर्मल। देखिए अब यहां से देखिए आपका सवाल बन जाता है, फॉर्मल सेक्टर्स में आपको दिया जाएगा 1 महीने का वेज, और एग्जाम में क्या लिखा जाएगा, इन ऑल सेक्टर्स, तो वहां पे वो ऑप्शन हो जाएगा गलत। आपको बस केवल फॉर्मल सेक्टर्स, है ना, संगठित, फॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं, है ना। अगला क्या है, ये तो चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 इंस्टॉलमेंट 15,000, ये इंपॉर्टेंट है कि किस सेक्टर में दिया जाएगा 1 महीने का वेज एज एन इंसेंटिव। ठीक है, नए एंट्रेंट्स जो भी घुस रहे हैं काम करने के लिए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 210 लाख यूथ को फायदा होगा इससे। तो ये आपका स्कीम ए था, फर्स्ट टाइमर्स के लिए ये वाला स्कीम हो गया कि भैया आपको 1 month का वेज दिया जाएगा। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर्स में। स्कीम बी क्या है, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए आपसे ये जो स्कीम ए, स्कीम बी और स्कीम सी है, इसी पे सवाल डिजाइन किया जाएगा, पूछा जाएगा घुमा फिरा करके, मैच करो आप स्कीम ए बी सी, तो स्कीम ए के सामने ये लिख देंगे, स्कीम बी के सामने ये लिख देंगे, इस तरह से वो जंबल कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आपको जो स्कीम ए है वो फर्स्ट टाइमर्स के लिए है, जो पहली बार किसी एम्प्लॉयमेंट में घुस रहे हैं। दूसरा जो है वो जॉब क्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा क्या है, सपोर्ट किया जाएगा एम्प्लॉयर्स को। ये देखिए एम्प्लॉयर्स जो नौकरी दे रहे हैं, है ना, उनके लिए, एम्प्लॉयज के लिए नहीं है। तो तरह तरह के यहाँ से सवाल डिजाइन कर सकते हैं। स्कीम सी किसके लिए है, एम्प्लॉयर्स, नॉट फॉर एम्प्लॉयज। ठीक है, बाकी भैया ईपीएफओ कॉन्ट्रीब्यूशन ये सब आपके ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ये सब इंपॉर्टेंट थे कि भैया ईपीएफओ में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 3,000 पर मंथ दिया जाएगा 2 साल के लिए, राइट। चलिए आगे ये देखिए क्या है, कहा गया है कि वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल्स बनाए जाएंगे और क्रैच सिस्टम को लगाया जाएगा। क्रैच सिस्टम क्या होता है, देखिए ये एक ऑफिस है आपका, और इसके बगल में एक कमरा रहेगा, अब ये भी ऑफिस ही है मान लीजिए, यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे अगर कोई लेडी काम कर रही है, उनके बच्चे यहाँ पे रहेंगे, अगर न्यू बेबी बॉर्न है, और उनका ध्यान रखा जाएगा, और ये यहाँ से वॉच रख सकती हैं कि उनका बच्चा सेफ है नहीं है। इससे क्या होता है कि जो महिलाएं हैं उन्हें जो जॉब ड्रॉप करना पड़ता था, जो छोड़ना पड़ता था, उससे वो बचेंगे। ठीक है,
और क्या कहा गया है कि 7.5 लाख का आपको लोन दिया जाएगा, राइट, 7.5 लाख आपको लोन दिया जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 10 लाख का, बट कहाँ पे, ये देखिए कहाँ दिया जाएगा, कीवर्ड्स को पकड़िए, हायर एजुकेशन। और एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन, ये क्या होता है इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब अगर आपका इंटरेस्ट सपोज 10% है तो कुछ सरकार भी उसमें कंट्रीब्यूट कर देगी, 2% वो दे देगी, अब बाकी आप 8% पे कीजिए, उसे कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, राइट, कितना है 3%। चलिए, विकास भी विरासत भी, आपसे ये सवाल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपके लिए आ गया, पूर्वोदया, रिसेंटली सीन इन द न्यूज। अब बाकी जो वो दे दें आपको, क्यों, बीपीएससी यहां को तो लोकेट करेगा ना भाई। देखिए पूर्वोदया क्या है, ये क्या कहा जा रहा है कि भैया यहाँ पे हम लोग ईस्टर्न पार्ट को डेवलप करने वाले हैं, और किसको किसको देखिए यहाँ पे, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि इन सारे ईस्टर्न पार्ट्स को डेवलप किया जाएगा ताकि एक अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट हो, इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट हो जाए। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या सारे स्टेट्स के लिए ये पूर्वोदय प्लान है क्या, आपको बोलना नहीं सर, ये बस केवल 5 के लिए है, 1 2 3 4 और 5, बस इन 5 स्टेट्स का आप नाम याद रखें, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विद डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल नोड एट गया, देखिए अमृतसर से कोलकाता का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, एक पॉइंट उसका नोडल पॉइंट गया भी होगा। तो यही सब पॉइंट अब गया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, हॉटेस्ट कोल्डेस्ट सब देख लीजिए आराम से, है ना। चलिए आगे देखता हूं मैं, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसमें कहा गया है कि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा कितने का, 15,000 करोड़ रुपए का 24-25 में। और इस प्रोजेक्ट का जो ये जो पैसा है उससे मतलब देखिए बहुत तरह के डेवलपमेंट किए जाएंगे। और देखो जब ये तुम्हें दिख रहा है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो आपके लिए आर्टिकल नंबर 3 इंडियन पॉलिटी का काफी इंपॉर्टेंट हो गया। इंडियन पॉलिटी का आर्टिकल नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट सर, गुड सर। कंप्लीशन ऑफ, अब देखो ये मुझे लगता है कि पिछले 3 साल 4 साल से देखिए ये न्यूज में है, ठीक है। पोलावरम इरिगेशन सिस्टम मेरे समझ से 2 से 3 साल से न्यूज में है, और अब लगता है उसका समय आ चुका है कि अब वो पूछा जाएगा। बजट साफ तौर पे कह रहा है कि भैया कंप्लीट करना है हमें इस इरिगेशन प्रोजेक्ट को। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट बहुत ही वायबल प्रोजेक्ट है, लोकेशन इसका जाकर के आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि इस इरिगेशन सिस्टम के बनने से बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट देखा जाएगा, ठीक है सर। चलिए आगे देखिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुद्रा लोन 20 लाख तक का, देखिए इसका लिमिट बढ़ा, मतलब 20 लाख तक बढ़ा दिया गया है, पहले कहां तक था ये 10 लाख तक। तो ये पूछा जाएगा द न्यू लिमिट ऑफ मुद्रा लोन्स 20 लाख रुपए, और तरुण कैटेगरी तो सभी तो मैंने बताया रखा है पहले भी, आपके लिए बस इंपॉर्टेंट ये है कि मुद्रा लोन्स का लिमिट कहां तक बढ़ गया है, 20 लाख तक बढ़ गया है। अर्बन डेवलपमेंट की बात की जा रही है, भैया अर्बन डेवलपमेंट कैसे किया जाना चाहिए। देखिए सबसे पहला बात किया गया स्टैंप ड्यूटी, स्टेट्स को एनकरेज किया जाएगा कि वो अपने स्टैंप ड्यूटी को कम करें फॉर प्रॉपर्टीज परचेज बाय वुमेन। अगर महिलाएं किसी प्रॉपर्टी को परचेस कर रही हैं तो उस पर स्टैंप ड्यूटी को घटाया जाए, इस बारे में आपसे बातें रखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ताकि डेवलपमेंट हो सके ना भाई, ज्यादा लैंड लोगे ज्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे, है ना, इस तरह से चीजों को आपको आगे बढ़ाना है। स्ट्रीट मार्केट्स हार्ट्स लगाइए, वीकली हार्ट्स लगा दीजिए, है ना, फूड हब्स लगाइए वहां पे। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की बात की जा रही है, जहां भी 30 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है वहां ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट किया जाए। 14 लाख सिटीज को वैसे लोकेट किया गया है इसमें, आई थिंक कहीं लिखा हुआ भी होगा इसमें, हाँ ये 14 है, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट बढ़िया रखिए भाई, बिकॉज देखिए आप देख ही रहे हैं कहीं फ्लड आ रहा है कहीं कुछ आ रहा है, तो वाटर वेस्ट हो रहा है वैसे भी, क्यों ना उसको कंजर्व कर लिया जाए। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर शुड बी डन एंड इन दैट ऑर्डर वाटर मैनेजमेंट शुड बी फोकस्ड, ठीक है, ये आपका बजट कह रहा है। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे देखता हूं, पीएम आवास योजना, ये क्वांटम देखिए आपको याद रखना है। देखिए 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिली को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा कितना, 10 लाख करोड़। पीएम आवास योजना अर्बन 2.0, ये क्वांटम आपसे एज इट इज पूछ दिया जाएगा, कितने करोड़ पीएम आवास योजना के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट किया जाना है, 10 लाख करोड़। चलिए ये देखिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी और भेल दोनों मिलकर के 800 मेगावाट का स्केल अप कमर्शियल प्लांट लगाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये देखिए जहां भी रहते हैं
एग्जाम में देखा गया है कि उस क्वेश्चन को उठाया जाता है एनटीपीसी वाले को, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बट इन दोनों को आप जोड़ करके ऐसे याद रख सकते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुझे नहीं लगता है कि किसी को नहीं पता होगा, राइट। बहुत अच्छे से देखिए ये न्यूज में भी था। और यहाँ पे देखिए आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या है, कितने हाउस होल्ड्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, यानी कितने हाउस होल्ड को फायदा मिलेगा, है ना। सोलर पैनल आपके घर पे लग जाएंगे और बस उससे आप बिजली बनाएं, घर में उसको यूज करें, तो 1 करोड़ हाउस होल्ड को फायदा होने वाला है। कितना तक बिजली आपको मिलने वाला है, 1 महीने में 300 यूनिट्स। और कितने हो चुके हैं, तो 1.28 करोड़, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट देख लीजिए बस कि 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपके लिए इंपॉर्टेंट बस देखिए ये दोनों फैक्ट है, कितने हाउस होल्ड को टारगेट किया जाएगा, 1 करोड़ और 300 यूनिट्स एवरी मंथ। किस स्कीम के तहत ये फायदा मिलने वाला है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राइट। आगे बढ़ता हूं मैं, देखिए इंफ्रा की बात की जा रही है कि सर जी इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर कैसे ठीक किया जाए, बताइए। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम का एक चीज होता है, मैंने बता रखा है बहुत डिटेल में इन सबको पिछले इंटरिम बजट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे कुछ असेट क्रिएट हो जाए, ब्रिज बनाना, है ना, रोड्स बनाना, ये सब क्या होता है, ये एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन सरकार का इसमें एक एसेट बन रहा है। अगर आप रोड बनाते हैं तो वो बहुत दिनों तक आपको सर्विस देगा, है ना, उससे आप कुछ रिटर्न कमा सकते हैं। एसेट क्या होता है, जिससे आपको कुछ फायदा हो, है ना। तो रोड क्या है, एक एसेट है सरकार के लिए। तो सरकार का है कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे 11,11,111 करोड़ लगाने वाले हैं, जो कि पूरी जीडीपी का, देखिए ये डेटा तो नहीं पूछेगा, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 3.4%। 3.4% ऑफ एंटायर जीडीपी आप निकाल लें, वो इतना ही निकलेगा। और इतना पैसा आप लगाने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप इतना ही लगाने वाले हैं ताकि इंफ्रा आपका बढ़िया हो। और 1.5 लाख करोड़ स्टेट्स को दिए जाएंगे इंटरेस्ट फ्री लोन्स के रूप में, ताकि उनके रिसोर्सेज जो हैं वो जहां जहां पे भी नीचे हैं उसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सके, उसको यूज कर सके, उसको मोबिलाइज कर सके, उसको निकाल सके, डेवलपमेंट कर सके, एम्प्लॉयमेंट आ सके, पॉवर्टी कम हो सके, बहुत तरह की बातें हैं, ठीक है। और चौथा फेज ग्राम सड़क योजना का आ चुका है, ऑल वेदर रोड्स बनते हैं इसमें, और कितने सारे हैबिटेशन, तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। और ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या ऑल वेदर रोड्स बनाते हैं, यस, ठीक है। कौन सा फेज चल रहा है, 4th। अब देखिए इरिगेशन और फ्लड मिटिगेशन की बात की गई है, मेरे समझ से आप लोगों के लिए इस बार ये ज्योग्राफी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसी में चीज का आप तो देख लें आराम से, रिवर्स सिस्टम है, आप देख लें कहाँ से क्या निकल रही है, उद्गम क्या है, कहाँ से निकल रही है, उसके बारे में देखिए बात किया जा रहा है कि 11,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, इंटर स्टेट लिंक किया जाएगा, जिससे फायदा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, बहुत तरह की बातें हो जाती हैं इसमें। मुझे आप एक कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर में पीएच का क्या सिग्निफिकेंस है, पीएच सुने, पीएच। तो आप मुझे बताइए कि इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर जो होता है उसमें पीएच लेवल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्यों और कैसे, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर करें, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार। असम, सिक्किम एंड उत्तराखंड में फ्लड मैनेजमेंट की भी बात की गई है। कहाँ कहाँ पे, असम, सिक्किम और उत्तराखंड, इन 3 जगह पे बात किया जा रहा है कि भैया फ्लड को मैनेज किया जाए, बहुत तबाही मच जाती है ना। और फिर यहाँ पे है कि हिमाचल प्रदेश के लिए भी एक बात रखा गया है कि उसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, क्योंकि डैमेज थोड़ा हो गया तो उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा वहाँ के, है ना, इन लाइन्स नहीं है, उसको ठीक किया जाए और रिहेबिलिटेट किया जाए। मुझे नहीं लगता इससे बहुत कुछ बताने की जरूरत है, ये बस एक फॉर्डर पॉइंट था, इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ। टूरिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम। देखिए विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर इसी के मॉडल पे बनाया जाएगा, ठीक है। महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर मॉडल ऑन काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर। देखिए विष्णुपद और महाबोधि बहुत ज्यादा देखिए न्यूज में थे, तरह तरह के इसमें आर्टिकल्स भी आ रहे थे। सरकार ने देखिए डिक्लेयर कर दिया कि भाई इन्हें हम लोग काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर के मॉडल पे बनाएंगे।
ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए उठ करके आ चुका है। ये दोनों पूछे जाए या ना पूछे जाए, ये जरूर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जरा जाइए हिस्ट्री में और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं बस आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल करूंगा तो फिर 3-4 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। तो एमसीक्यू के जरिए जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेकर के आ जाऊंगा। आप ये देखें कि आया क्या है बजट में, क्या नया है, क्या कुछ आपके लिए स्पेशल है। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट किया जाएगा राजगीर का, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आप देखे होंगे, टूरिस्ट सेंटर इसको बनाने की बात की जा रही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने खत्म किया था ना, नष्ट कर दिया था किसने, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। चलिए, और फिर वही है उड़ीसा का जो सिनेटिक ब्यूटी है उसके बारे में बात की गई है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इंपॉर्टेंट इस पूरे स्लाइड में काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर है, क्योंकि आपके महाबोधि है ना, महाबोधि और विष्णुपद टेम्पल जो है उसको इसी के लाइन पे बनाया जा रहा है। सो यू हैव टू गिव फोकस ऑन दैट। इनोवेशन लाना है तो यहाँ देखिए बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ का एक वेंचर कैपिटल फंड सेटअप किया जाएगा और से स्पेस इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, आगे बढ़ेगी। बिकॉज देखिए जब आपका स्पेस टेक्नोलॉजी बढ़िया होता है तो आप क्या करते हैं, ये आपका एक लॉन्चिंग व्हीकल है जो कि ऊपर जाएगा और यहाँ पे अंदर में रखे होते हैं सैटेलाइट्स। अगर आपका स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छा है तो कोई दूसरा देश भी अपना सैटेलाइट आपके लॉन्चिंग व्हीकल में डाल देगा कि भैया जरा मेरा ही पहुंचा देना। आपको क्या मिलेगा इसके बदले में, डॉलर्स। तो आपका क्या स्ट्रांग होगा, फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, चलिए, भू आधार, सारे लैंड का जो रिकॉर्ड है ना उसको डिजिटल किया जा रहा है और आप देख सकते हैं बहुत जगह पे हो भी रहा है ये। ठीक है, तो भू आधार जो है आपको ना भूमि से ये बनाया, भू यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर एक दिया जाएगा, यानी आपके लैंड का एक नंबर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ताकि पता रहे कौन किसका कहाँ जमीन है ना, इंफॉर्मेशन रहे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, चलिए ये देखिए स्लाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरकार ने देखिए क्या किया है, कैंसर मेडिसिन है 3 तरह के जिसको कि एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज, यानी कि उस पर कस्टम ड्यूटी को खत्म किया गया है जिससे उनका जो कॉस्ट है भारत में वो घट जाएगा, तो वो अफोर्डेबल हो जाएंगे, कोई भी उसको ले सकता है। ठीक है, मोबाइल फोन्स पे देखिए 15% का कस्टम ड्यूटी जो है वो आपका कम किया गया है, तो मोबाइल इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा। गोल्ड और सिल्वर है ना, इसका जो कस्टम ड्यूटी है वो 6% और 6.4% हो चुका है, तो इससे डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन हो जाएगा। फिर श्रिम्प और फिश की हम बात कर चुके हैं, इसका भी कस्टम ड्यूटी घटाया गया है। फिर क्या है आपका कैपिटल गुड्स फॉर मैन्युफैक्चर सोलर सेल्स एंड पैनल्स। देखिए ये मैंने बताया आपको सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसलिए यहाँ पे सोलर पैनल्स को बूस्ट मिले, दैट इज वाई यहाँ पे इसको सोलर सेल्स एंड पैनल्स को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, इसका जो कस्टम ड्यूटी है वो कम किया जा रहा है ताकि एनर्जी ट्रांजिशन में हेल्प मिले। एनर्जी ट्रांजिशन मीन्स व्हाट, आप वैसे एनर्जी में ट्रांजिट कर रहे हैं उस तरह के एनर्जी रिसोर्सेज में जिससे पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है सर, चलिए आगे क्या है, देखिए क्रिटिकल मिनरल्स, चाइना बहुत इसमें डोमिनेंट है। कितने टोटल क्रिटिकल मिनरल्स हैं मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। फुल्ली एग्जेम्प्ट कस्टम ड्यूटीज ऑन 25 क्रिटिकल मिनरल्स, इससे क्या होगा, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को बूस्ट मिलेगा, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को बूस्ट मिलेगा। आपको देखिए ये शीट तो बिल्कुल अच्छे से याद रहना चाहिए, मैं चेक भी कर लूंगा 1 से 2 दिन में जब मैं एमसीक्यू लेकर के आऊंगा कि आप लोगों को कितना याद रह रहा है, राइट। क्योंकि देखिए कैंसर मेडिसिन, मोबाइल फोन्स, गोल्ड एंड सिल्वर, शिम्प एंड फिश, सोलर सेल्स एंड पैनल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, बस ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। इन सब पे कस्टम ड्यूटी को चेंज किया गया है, कहीं कहीं तो खत्म कर दिया गया है। ठीक है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार मार्क कर दूंगा, ये तो आप खुद से भी गेस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, कैपिटल गेन्स टैक्स, उस पर कुछ चर्चाएं की गई है, इस पर मैं एक अलग सा वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि सीजीटी जो है वो एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। 1 साल तक अगर आप रखते हैं किसी अपने एसेट को तो उसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म, अगर 1 साल से ज्यादा आप रखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे बात की गई है और इसको मैं समझाऊंगा अच्छे से कि इसमें क्या कम किया गया है। मैं इस टॉपिक पे आना चाहूंगा, एंजल टैक्स। देखिए जब स्टार्टअप जब बनता है ना तो उसमें बहुत बार क्या होता है कि उन स्टार्टअप्स में है ना
हम लोग ये देखते हैं कि भाई वो जो स्टार्टअप्स हैं वहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, नए नए सब इन्वेस्टर्स आते हैं वहां पे। अब वो जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं वो आप उन पे टैक्स लगाते हैं, प्रॉफिट कमाए तो स्टार्टअप्स को बूस्ट मिल नहीं पाता है। तो एंजल टैक्स को देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, इन्वेस्टर्स के लिए अबॉलिश किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है फॉरेन कंपनीज के लिए वो रिड्यूस किया गया 40% से 35%। ये सब करने का फायदा क्या है? और करने का फायदा यही है कि आपके बाहर के जो प्रोडक्शन है या जो इन्वेस्टर्स हैं बाहर से वो ज्यादा अब आएंगे भारत में ना सर। चलिए अब ये देखिए, अगर भारत 100 रुपए कमाता है तो कितना परसेंट कहां से आ रहा है? देखिए सबसे ज्यादा हम लोग बोरो करते हैं 27%। फिर देखिए आप यहाँ पे इनकम टैक्स से हमें मिलता है फिर 19 रुपए, यानी 100 रुपए में से 27 रुपए आपने बोरो कर लिया है ना, सरकार ने बोरो किया। 19 रुपए इनकम टैक्स से है, और उसके बाद फिर देखिए आपका यहाँ पे जीएसटी 18%। फिर आपका यहाँ पे आता है कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनीज पे करती हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, है ना। इस तरह से आपको बस केवल टॉप 3 याद रखने हैं, तो 27%, 19% और जीएसटी, है ना। ऐसे याद रख लीजिए, बिग बोरोइंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, है ना। सबसे ज्यादा बोरोइंग से, फिर इनकम टैक्स से, फिर जीएसटी। ये सब सवाल आपके पूछे जाते हैं या जब पूछे जाएंगे। पैसा जाता कहाँ है? देखिए सबसे ज्यादा देखिए यहां पे जाएगा, जो भी पैसा सरकार को मिलता है, सरकार कुछ पैसा स्टेट्स को भी तो देती है भाई, उनमें से सबसे ज्यादा पैसा देखिए स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, सबसे ज्यादा वहीं पे जा रहा है। उसके बाद फिर देखिए आपका जाता है इंटरेस्ट पेमेंट में, है ना। तो ये दोनों आपको बस याद रखना है यहाँ पे, बाकी बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा स्टेट्स ले जाते हैं, कितने ले जाते हैं भाई? 21%, 21%, राइट। उसके बाद कौन ले जाता है? इंटरेस्ट पेमेंट, बोरोइंग्स देखिए आप कितना कर रहे हैं, आप यहाँ देखिए बोरोइंग्स, उसी हिसाब से यहाँ पे आप इंटरेस्ट पेमेंट भी। आगे बढ़ता हूं मैं। सबसे ज्यादा पैसा, है ना, कहाँ लगने वाला है बजट में? डिफेंस 4,54,773 करोड़, फिर रूरल डेवलपमेंट 2,65,808 करोड़, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज 1,51,851, है ना। ये बस टॉप 3 बस आप याद कर लेंगे, आपका काम हो गया। बाकी पढ़ लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेंस के लिए इसको भी थोड़ा याद कर लें, हेल्थ को और एजुकेशन, बस। तो सबसे ज्यादा डिफेंस में, फिर रूरल में, फिर एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो DRA करके कुछ भी, डरा डी कुछ भी कर लें आप, ऐसे बस इस तरह से बस करके कुछ निमोनिक्स बना ले, डिफेंस, रूरल एंड एग्रीकल्चर। अब देखिए रिसीट्स में देखा जाए सरकार को पैसे कहां कहां से आने वाले हैं। देखिए 31.3 लाख करोड़ आपके 24-25 में रेवेन्यू रिसीट से आने वाले हैं। मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया भाई, आप जाइए, आई थिंक 2-3 महीने पहले का मेरा एक वीडियो होगा बजट का, आप वो देखिए, मैंने अच्छे से बताया है रेवेन्यू रिसीट क्या है, कैपिटल रिसीट क्या है। आप जाइए और देखिए, वहां भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैंने एसेट, लाइबिलिटी, सब चीज को मैंने वहां तोड़ तोड़ के बताया है ना। जाइए आराम से वहां देखिए। और कैपिटल रिसीट यानी कैपिटल अकाउंट के तहत रिसीट 16.9 लाख करोड़। आगे देखिए यहाँ पे क्या एक्सपेंडिचर कहाँ का होने वाला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 37.1 लाख करोड़ का होने वाला है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 15। अब देखो इसमें क्या करना होगा, मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे याद करना होगा। जो MCQ में लेकर के आऊंगा उसमें मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सेट करके रखूंगा। आप एक बार देखेंगे, आपको चुटकियों में सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। इसलिए मैं ज्यादा एम्फेसाइज यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ये बस चार्ट्स आप देख लें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत मेहनत किया है भाई, चार्ट्स बनाने में बहुत मेहनत लगता है, स्लाइड्स एंड PPTs बनाने में, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक ग्लिम्स था ये, और बहुत इंपॉर्टेंट देखिए जो फैक्ट्स है वो मैंने सब यहाँ पे रख दिए हैं, आराम से इसको आप देख लें। एंड अगले सेशन जो आपका MCQ का होगा उसके लिए आप तैयार रहें, आराम से बस देखते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, एग्जाम के लिए तैयारी करते रहें, बिकॉज एग्जाम तो आपका 30 सितंबर को ही हो रहा है। एज फार एज BPSC इज सेइंग, आई डोंट थिंक कि वो आगे एक्सटेंड करने वाला है, बट स्टिल एक्सटेंड करे ना करे आपका काम है पढ़ना, आप बस उस पर फोकस करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।